गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेटसेल इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 पार्ट 2 ला साकी और राहुल शाकुंतलीय लेखक का पढ़ेंगे। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। राहुल शाकुंतलीय का जन्म सन 1893 में उनके निहाल गांव 15वां जिला में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव केंडला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पंड्या था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल शाकुंतलीय हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में जानकार थे। उन्होंने महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल शाकुंतलीय ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यथाभूत जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन की यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलाक से गंगा, भागो नई दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, धुम्मक शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों पर राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यथावत लेखक ने राहुल जी का स्थान अत्यम्य है। उन्होंने धूमकेतु का शास्त्र रचा और उसमें होने वाली लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही धूमकेतु का उद्देश्य बताया। धूमकेतु में यहाँ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ अतिरिक्त वहाँ के जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत की यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा की भिखमंगे की चंदत वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया। इस वृत्तांत यथावता से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम आगे पाठ देखेंगे। ल्हासा की ओर वह नेपाल से तिब्बत की जाने का मुख्य रास्ता है। फेरी कल्डीपोल्ड का रास्ता जब नहीं खुला था, तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान भी चीज की इसे रास्ते की तिब्बत की जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिकी रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले भी बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा लिया था, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परितिक एक चीनी किला था। हमें वहाँ चाय पीने के लिए ठहरते। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत कुछ तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं था और न ही औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहुएं या सासू की अपनी झोली में से चाय दे सकते थे। वह आपके लिए उसके पका देगी और मक्खन और छोड़ा नमक से दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में भी बनाकर मिट्टी के डोरीदार में बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर नहीं, उसका सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती है। परिपक्ति चीनी किले में से जब हम चलने
लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। शायद उसी दिन हमें ठंडोला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमिन के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते थे, इसीलिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हमें इस रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस समय वक्त की हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हमें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छेड़ पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते थे। अब हमें सबसे विकट ढाड़ा या ऊंची जमीन को कहते हैं ढाड़ा डंडोला पर पार करना था। ढाड़े तिब्बकी में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनर के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बके में गांव के आकर खून हो जाए तब तक तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं की थी। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैती पहली आदमी को मार सकता है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में अपने मालूम हुआ कि पिछले ही साल टंडोला के पास खून हो गया। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हमें भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत दिखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पर पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से ढंकोर कर के 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चले जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे।